सो हे एवरीवन, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर में। तो गाइस आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी टॉप 15 जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए। तो प्लीज़ आप लोगों का एग्जाम भी होने वाला है गाइस, तो प्लीज़ मैं इतना ही कहूँगी कि प्लीज़ इसका नोट ज़रूर बना दीजिए, क्योंकि अब आप लोगों के पास बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए आप इतना कम टाइम में बार-बार आप वीडियो नहीं देख सकते। इसलिए कोशिश करिए 1 से 2 बार वीडियोस देखें एंड उसका नोट ज़रूर बनाइए और नोट को रिवीजन करिए। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे आपका सिलेक्शन उतना ही जल्दी होगा गाइस। रिवीजन एक की होता है सक्सेस का और हमारे सिलेक्शन का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन। प्लीज गाइस प्लीज नोट जरूर बनाइए और रिवीजन जरूर करिए। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तुम्हारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दो रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं है। तो गाइज ये जो है इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो है इससे रिलेटेड आपको प्रश्न आते ही, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से जो प्रश्न है वो आपको आते ही है। तो इसमें से आपको 1 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा गाइस। तो इसमें क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दो रेखा जो है जो दो देशों के बीच का सीमांकन रेखा नहीं है। तो आप ऐसी रेखा बताइए जो दो देशों के बीच वो रेखा आता ही नहीं है। तो चलिए बताइए। ऑप्शन ए अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी रेडक्लिफ रेखा या ऑप्शन डी ड्यूरन रेखा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है वो कोई भी सीमा दो देशों के बीच की सीमांकन रेखा नहीं है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा। अगर बात करें मैकमोहन रेखा की गई, तो याद रखिएगा गाइस कि मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच है, यानी कि इंडिया और चीन के बीच की सीमा रेखा जो है वो हमारा है मैकमोहन रेखा। ठीक है। भारत और अगर पाकिस्तान की बात करें, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, तो ये है हमारा रेड क्लिफ रेखा। और अगर हम बात करें भारत और अफगानिस्तान के बारे में, तो ये हमारा है ड्यूरन रेखा। तो इंडिया प्लस अफगानिस्तान ये हमारा ड्यूरन रेखा। तो गाइस इसमें पूछ देता है कभी कभी आपसे, ऐसे भी प्रश्न देखने को मिलेंगे कि भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है। तो इसमें मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, ड्यूरन रेखा और भी ऐसे ऑप्शन दे देंगे, उत्तरी समांतर कोरिया। तो इस तरीके का आपको ऑप्शन देंगे तो आपको उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा जो है वो भारत और चीन के बीच है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। तो प्लीज प्लीज इसे जरूर याद रखिएगा। याद रखिएगा कि जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच, रेड क्लिफ रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच, और जो ड्यूरन रेखा है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी है वो कहाँ स्थित थी। तो जो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो स्थित कहाँ थी। तो ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी गया में या ऑप्शन डी लुम्बिनी में। तो गाइस आपको फिगर में देख के इसमें आंसर आपको मिल गया होगा कि जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो स्थित थी वो पाटलिपुत्र में स्थित थी। ठीक है। फिगर भी दे रही है ताकि आपको चीजों को ज्यादा से ज्यादा आप चीजों को कनेक्ट कर पाए, क्योंकि फिगर एक ऐसी चीज होती है जिससे हम बहुत सारी चीजों को कनेक्ट कर पाते हैं। तो याद रखिएगा जो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पाटलिपुत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये बोला है कि गुटेनबर्ग असंबद्धता जो है वो पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है। तो बताइए पृथ्वी के किन दो परतों के बीच। तो ऑप्शन ए क्रस्ट और मेंटल, ऑप्शन बी मेंटल और कोर, ऑप्शन सी ऊपरी और निचला मेंटल या ऑप्शन डी आंतरिक और बाहरी कोर। तो गाइस सबसे पहले फिगर की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप फिगर पे ध्यान से देखिए गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये पृथ्वी का एक टुकड़ा है, जो पृथ्वी हमारा गोल होता है उसमें से ये एक टुकड़ा जो है वो निकाला गया है, उसी का एक टुकड़ा है। ठीक है। तो ये जो बात हम करते हैं, तो ये है हमारा आंतरिक कोर, ये है हमारा बाहरी कोर, ये है हमारा निचला मेंटल, और ये हमारा ऊपरी मेंटल, और ये हमारा निचला क्रस्ट, और ये हमारा है ऊपरी क्रस्ट। ठीक है। तो इस तरीके से है। इसमें आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, असमता यानी गुटेनबर्ग असमता। ठीक है। पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है। तो आपको इस तरीके से प्रश्न मिलेंगे, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा गुटेनबर्ग असमता। देखिए आप फिगर को ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे इसको लाइन कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो है ये आपका गुटेनबर्ग जो है वो असंबद्धता है। ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि किन दो परतों के बीच, यानी कि एक परत इसका ये हुआ और एक परत इसका ये हुआ। तो ये हुआ मेंटल और कोर के बीच हो गया। ठीक है। देखते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मेंटल और कोर के बीच जो है वो
पृथ्वी की दो परतों के बीच जो है मेंटल और कोर के बीच, ठीक है, गुटेनबर्ग असंबद्धता। और अगर हम बात करें गाइस कि ये आपसे यहाँ पे गुटेनबर्ग असंबद्धता के बारे में पूछा है। अगर आपसे यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपसे यही प्रश्न पूछे, आपको पूछ दे कि लेहमैन असंबद्धता जो है वो पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है, तो आपको याद रखना पड़ेगा आंतरिक कोर और बाहरी कोर के बीच में है जो है वो हमारा लेहमैन असंबद्धता है, ठीक है। अगर आपसे माहू-विल्हेस्कर असंबद्धता पूछे तो निचला क्रस्ट एंड ऊपरी मेंटल, आपको इस तरीके से याद रखना होगा। रेपटी असंबद्धता तो निचला मेंटल और ऊपरी मेंटल, इस तरीके से आपको याद रखना। और इसमें याद रखिएगा आपको एक प्रश्न देखने को मिलेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि प्लीज प्लीज गाइस इसका नोट जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनफैक्ट बहुत वीवीआई है, मैं इसे वीवीआई प्रश्न दूंगी गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि संघ और केंद्र सरकार, ठीक है, दोनों के जो खातों के संबंध में, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जो खातों के संबंध में वो संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, या ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा जो है वो संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में जो है वो संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग करता है। तो इसका लेखा जोखा जो तैयार करता है वो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा। बहुत लोगों को लगता है कि राष्ट्रपति करते हैं, जो कि ये रॉन्ग आंसर है, प्लीज ध्यान रखिएगा, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। और यहाँ पे गाइस एक पॉइंट ये भी नोट करिएगा कि इसमें जो है अनुच्छेद 148 में जो है वो आपका नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में जो है वो बताया गया है, अनुच्छेद 148 आर्टिकल। तो ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा भी जाता है, आपको ऐसे प्रश्न भी देखने को मिलेंगे कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का किस अनुच्छेद में प्रावधान दिया गया है। तो याद रखिएगा 148, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि हमारा वायुमंडल जो है वो कितनी परतों में बटा हुआ है। तो बताइए जो हमारा वायुमंडल है वो कितनी परतों में बटा है। तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, या ऑप्शन डी 5। तो गाइस हमारा जो वायुमंडल है वो जितनी परतों में बटा है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 5 परतों में जो है हमारा वायुमंडल बटा हुआ है। अगर बात करेगा इसकी वो 5 परत कौन कौन सी परत है, तो याद रखिएगा सबसे पहले हमारा है क्षोभ मंडल, उसके बाद है हमारा समताप मंडल, फिर हमारा आता है मध्य मंडल, उसके बाद है ताप मंडल, और फिर उसके बाद है ब्रह्मंडल। तो याद रखिएगा ये हमारा पांचों परत है पृथ्वी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट परत है, ध्यान रखिएगा। मौसम से रिलेटेड जितनी भी घटना होती है वो 6 में घटना होती है, तो ये भी याद रखिएगा। कैसे पूछा जाता है कि मौसम के बारे में जिसमें सबसे ज्यादा ये होता है या उनसे संबंधित कोई भी घटना होती है वो कौन सी परत में होती है, तो याद रखिएगा क्षोभ मंडल में। तो हमारे टोटल 5 परत है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और ब्रह्मंडल। ये है वायुमंडल की परतें, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि आरबीआई ने किस बैंक के ऐप पर जो है वो प्रतिबंध लगाया है। तो आरबीआई जो है वो किस बैंक के ऐप पर जो है वो प्रतिबंध लगाया है। तो ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी बैंक बंधन बैंक, या ऑप्शन डी यस बैंक। आरबीआई ने जिस बैंक के ऐप पर प्रतिबंध लगाया है, यहाँ पे क्या बोल रहा है सब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मैं सर्कल जो कर रही हूँ बोल रहा है कि ऐप पर प्रतिबंध लगाया, तो ऐप पे प्रतिबंध लगाया वो किस बैंक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बैंक ऑफ बड़ौदा के जो ऐप पर है वो आरबीआई ने प्रतिबंध लगाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में कब सम्मिलित किया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जो शिक्षा का अधिकार है वो मौलिक अधिकारों में है वो कब सम्मिलित किया गया। तो ऑब्वियस सी बात है संशोधन के द्वारा ये सम्मिलित किया गया। तो बताइए कि कौन से संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन ए 71वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 93वें संविधान संशोधन, या ऑप्शन सी 86वें संविधान संशोधन, या ऑप्शन डी 103वें संविधान संशोधन।
तो गाइस याद रखिएगा शिक्षा का अधिकार जो मौलिक अधिकारों में जब सम्मिलित किया गया, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया। गाइस अगर आपसे ये पूछे कि जो 86वां संविधान संशोधन है वो कब हुआ है, तो ध्यान रखिएगा इसमें कभी कभी आपसे वर्ष भी पूछ दे देगा। तो 2002 जो वर्ष है वो हमारा 2002 में जो है वो हमारा 86वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, जिसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया 2002 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि परिसीमन आयोग का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है। तो परिसीमन आयोग का प्रमुख कौन है, तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी मुख्य निर्वाचन आयोग। तो परिसीमन आयोग का जो प्रमुख होता है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो परिसीमन आयोग का प्रमुख होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा कि परिसीमन आयोग का प्रमुख, बहुत लोग इसमें ये कंफ्यूजन कर देते कि राष्ट्रपति को कर देते या फिर प्रधानमंत्री को, जो कि ये दोनों नहीं है। याद रखिएगा परिसीमन आयोग का प्रमुख मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि वायसराय लॉर्ड कर्जन जो है वो बंगाल का विभाजन कब किया। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि बंगाल का विभाजन वो कौन से वायसराय ने किया। तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन ने किया। अब पता करते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया। तो ऑप्शन ए 1902 में, ऑप्शन बी 1903 में या ऑप्शन सी 1904 में या ऑप्शन डी 1905 में। तो गाइस याद रखिएगा कि वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल का विभाजन किया था इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 1905 में जो है वो बंगाल का विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें कि लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक था, तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था वो 1898 से लेकर 1905 तक था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन्होंने अपने इनके आखिरी वक्त में ही अपना जो इनका कार्यकाल का जो आखिरी वक्त था उसमें ही बंगाल विभाजन हुआ, ये ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था वो 1858 से लेके 98 से लेके 1905 तक था और इन्होंने बंगाल का विभाजन 1905 में किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है गाइस कि काली मिट्टी मुक्ता इनमें से किस राज्य में पाई जाती है। तो बताइए काली मिट्टी जो है वो हमारा किस राज्य में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, ऑप्शन सी कर्नाटक में या ऑप्शन डी झारखंड में। तो गाइस याद रखिएगा जो काली मिट्टी पाई जाती है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र में जो है वो हमारा काली मिट्टी पाई जाती है। इनफैक्ट सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, गुजरात में भी जो है वो हमारा काली मिट्टी पाई जाती है। तो जरूरी नहीं कि आपको ऑप्शन में सिर्फ महाराष्ट्र देगा, गुजरात भी दे सकता है। तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र गुजरात ये यहाँ जो है आपको काली मिट्टी पाई जाती है इस राज्य में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था। तो बताइए योजना आयोग का जो अंत है वो किस प्रधानमंत्री ने किए थे। तो ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी आई के गुजराल, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई या ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो गाइज याद रखिएगा योजना आयोग का जो अंत किया था जिस प्रधानमंत्री ने, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नरेंद्र मोदी जो है वो योजना आयोग का अंत किए थे। गाइस अगर आपसे पूछे कि नरेंद्र मोदी जो है वो योजना आयोग का अंत कब किए, तो 13 अगस्त 2014 को जो है वो योजना आयोग को अंत करके उसके बाद हमारा जो स्टार्ट हुआ था वो नीति आयोग स्टार्ट हुआ था योजना आयोग को खत्म करके। तो किसने खत्म किया था, तो नरेंद्र मोदी ने खत्म किया था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा। तो बताइए कि इनमें से कौन है जो भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हम वीवीआई देंगे। ध्यान में रखिएगा कि ये वीवीआई क्यों है, मैं बताऊंगी कि ये बहुत ज्यादा वीवीआई है। भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन नहीं था। ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी विमल जालान, ऑप्शन सी रंगराजन, ऑप्शन डी राजा जी चिलैया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये करे कि कौन नहीं रहा, यहाँ पे ये नहीं पूछा कि कौन था, कौन नहीं रहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। राजा जी चिलैया जो है वो
भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है। अगर आपसे बात करें मनमोहन सिंह का, तो मनमोहन सिंह भी थे, विमल जलान भी थे और श्री रंगराजन भी थे। और अगर आपसे ये पूछे कि प्रथम गवर्नर जो थे आरबीआई के वो कौन थे, तो याद रखिएगा प्रथम गवर्नर थे जो कि सीडी देशमुख थे। ठीक है, तो आपसे अगर ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो है वो प्रथम गवर्नर कौन थे, भारतीय प्रथम गवर्नर, तो याद रखिएगा कि सीडी देशमुख जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे पहले। ठीक है, जिसमें अगर आपसे पूछे कि कौन नहीं थे, तो राजा जी चलाने थे, और कौन कौन थे आपको ये याद रखना है, कौन नहीं थे वो याद नहीं रखना है। तो याद रखिएगा कि मनमोहन सिंह, विमल जलान, सी रंगराजन, सीडी देशमुख, ऐसे ऐसे व्यक्ति जो है वो सब भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आरआरबी एनटीपीसी वाले के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ है। ऑप्शन है 1950 में, ऑप्शन बी 1955 में, या ऑप्शन सी 1960 में, या ऑप्शन डी 1970 में। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 1950 में जो है वो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ। अगर आपसे पूछे कि रेलवे बोर्ड की जो है वो स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा रेलवे बोर्ड की जो स्थापना है वो 1905 में हुई थी। और इसीलिए मैं बोली थी कि नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे पॉइंट को कवर करते चलूंगी। तो ध्यान रखिएगा कि रेलवे बोर्ड की जो स्थापना है, रेल बोर्ड की जो स्थापना है वो हमारा कब हुआ था, 1905 में। ठीक है, और रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1950 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी पैदा हो सकता है। तो सुनामी जो पैदा होता है, जिस तरीके से फिगर में देख रहे हैं इस तरीके से ये सुनामी पैदा होता है। तो बताइए कि जो होता है तो ये किसके कारण हो सकता है। तो ऑप्शन ए ज्वालामुखी के कारण, ऑप्शन बी टोर्नेडो के कारण, ऑप्शन सी भूकंप के कारण, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो भूकंप के कारण जो है वो सुनामी पैदा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा भूकंप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, और गाइज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। होपफुली गाइज अगर आप लोगों को ये पसंद आया होगा आरआरबी एनटीपीसी का टॉप 15 जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं इसका डेली प्रैक्टिस से क्लियर कराऊंगी। और आप लोग कमेंट में ये भी बता दीजिएगा कि टॉप 15 सही रहेगा, या 20 लाऊं, या 30 लाऊं, या 50 लाख, कितना लाऊं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैं आपकी इच्छा को जरूर पूरा करूंगी और आपके लिए प्रीवियस ईयर प्रश्न कराऊंगी आरआरबी एनटीपीसी का। इनफैक्ट जितने भी स्टूडेंट अगर देखते हो जो आरआरबी एनटीपीसी के ना हो, तो उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी भी चीज का अगर क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो किस वर्ष शुरू हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दादा साहब का जो फाल्के पुरस्कार जो है वो किस वर्ष शुरू हुआ है। तो ऑप्शन है 1955 में, ऑप्शन बी 1965 में, ऑप्शन सी 1969 में, या ऑप्शन डी 1975 में। तो गाइस याद रखिएगा कि दादा साहब का जो फाल्के पुरस्कार जो शुरू हुआ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 1969 में जो है वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो शुरू हुआ 1969 में। और अगर आपसे ये पूछे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो सबसे पहले किस व्यक्ति को मिला, तो ध्यान रखिएगा कि देविका रानी रोगी, देविका रानी। यानी कि ना दादा साहब फाल्के पुरस्कार जिस व्यक्ति को मिला था सबसे पहले वो थी देविका रानी। और ये स्टार्ट कब हुआ था, तो 1969 में। तो होपफुली गाइस आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।